नमस्कार मित्रों, सीएसी गुरुकुल व्याख्यान माला में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक स्वतंत्र गद्य विधा के रूप में विकसित रेखा चित्र। हिंदी साहित्य में रेखा चित्र का प्रारंभ कैसे हुआ, कब से माना जाए और हिंदी के साहित्य में कौन से प्रमुख रेखा चित्र संग्रह हुए और उनके रेखा चित्रकारों के विषय में हम बात करेंगे। प्रारंभिक अवस्था में रेखा चित्र पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे। भारतीय हिंदू युग में कोई स्वतंत्र रूप से रेखा चित्र नहीं लिखे गए, इस विधा की ओर ध्यान नहीं गया। द्विवेदी युग में बात करें तो द्विवेदी युग में भी जब सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ, हंस पत्रिका का प्रकाशन हुआ, चांद, इंदु आदि पत्रिका का, तो इन पत्रिकाओं में छुटपुट रेखा चित्र प्रकाशित होते रहे। पर संग्रह के रूप में जो सबसे पहला हमारे पास रेखा चित्र आता है वे आता है 1929 में पद्म सिंह शर्मा द्वारा रचित पद्म पराग। इसके पश्चात हम देखते हैं द्विवेदी युग का बस अंतिम चरण है और छायावाद प्रारंभ, छायावादी की जो प्रवृत्तियां हैं वो प्रारंभिक अवस्था में है। तो दोनों के संक्रांति काल में अनेक कवि, गद्यकार रेखा चित्र लेखन की ओर प्रवृत्त हुए। उन्होंने रेखा चित्र लेखन, इस जो स्वतंत्र एक गद्य विधा है, उसमें लिखना प्रारंभ किया और उसमें पहला नाम आता है श्री राम शर्मा का, जिन्होंने 1927 में बोलती प्रतिमा पहला एक संग्रह निकाला था। संग्रह नहीं था तब, पहला रेखा चित्र था, प्रकाशित बाद में हुआ। इसी तरह से जंगल के जीव और प्राणों का सौदा। अक्सर आलोचकों में यह भी विवाद का विषय है कि पहले पद्म सिंह शर्मा का पद्म पराग माना जाए या बोलती प्रतिमा को पहला रेखा चित्र माना जाए। तो बोलती प्रतिमा पहले पत्रिकाओं में पहले प्रकाशित हुआ, पर संग्रह पद्म पराग पहले आया था, तो इसलिए पद्म पराग जो संग्रह है उसे ही पहला रेखा चित्र संग्रह माना जाता है। और श्री राम शर्मा शिकारी प्रवृत्ति के थे और जंगल की जो जीव, विभिन्न पशु पक्षियों के, उनके साक्षात चित्र वे प्रस्तुत करते हैं। और इनका तीसरा संग्रह है प्राणों का सौदा। बोलती प्रतिमा जो इनका रेखा चित्र संग्रह है, उसमें जो बोलती प्रतिमा नाम से ही रेखा चित्र है, उस पर रूसी लेखक तुर्गनेव के जीवित समाधि का विशेष प्रभाव दिखाई देता है। बोलती प्रतिमा में समाज के निम्न वर्ग के पात्रों का सजीव चित्रण किया गया। जब हमने रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर बताया था तो वहां हमने स्पष्ट किया था कि संस्मरण विशिष्ट व्यक्ति का होता है और रेखा चित्र किसी भी सामान्य व्यक्ति को आधार बनाकर लिखा जाता है। तो बोलती प्रतिमा में समाज के निम्न वर्ग के पात्रों को, उनका सजीव अंकन हमें इसमें मिलता है। ग्रामीण अंचल की समस्याओं को, ग्रामीण परिवेश को सजीव किया गया है इसमें। इसी तरह से एक दूसरे जो रेखा चित्रकार हुए, बड़े प्रसिद्ध हुए और रेखा चित्र इस विधा को समृद्ध करने में जिनका विशेष योगदान रहा, वे रहे बनारसी दास चतुर्वेदी। इन्हें शब्द शिल्पी कहा जाता है। राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत कवि है ये। राष्ट्रीय अस्मिता की बात करते हैं और विशाल भारत पत्रिका के, मधुकर पत्र के ये संपादक रहे और इन दोनों पत्रों में वे रेखा चित्रों को प्रकाशित करते थे। रेखा चित्र और संस्मरण के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करते थे और आगे आने वाले साहित्यकारों को प्रेरित करने का भी एक महत्वपूर्ण कार्य बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा किया गया। इनका पहला रेखा चित्र औरंगजेब मर्यादा पत्रिका में प्रकाशित हुआ और इनकी प्रारंभिक रेखा चित्रों का संग्रह हमारे साथी तथा प्रकृति के प्रांगण में,
ये रहा। और रेखा चित्र संग्रह इनका है, बड़ा चर्चित महत्वपूर्ण रेखा चित्र नाम से ही 1952 में प्रकाशित हुआ। और दूसरा इनका रेखा चित्र था सेतुबंध, ये भी 1952 में ही प्रकाशित हुआ। और रंगों की बोलती रेखाएं, ये इनका तीसरा रेखा चित्र संग्रह है। और इनके जो प्रसिद्ध रेखा चित्र रहे, जो विशेष रूप से पाठकों द्वारा सराहे गए, उनमें था एक सिपाही, संपादक की समाधि, अंधी चमारिन। इनकी रेखा चित्रों की विशेषताओं की बात यदि हम करें तो इनके रेखा चित्र व्यक्ति प्रधान रहे हैं, उनमें वैयक्तिकता अधिक है, सामान्य व्यक्तियों को आधार बना करके रचित है। और इनकी भाषा शैली बड़ी ही सरल, रोचक एवं मनोरंजक रही है। तो इस तरह से रेखा चित्र साहित्यिक गद्य विधा को एक स्वतंत्र विधा के रूप में विकसित करने का श्रेय बनारसी दास चतुर्वेदी जी को जाता है। एक अन्य रेखा चित्रकार हुए रामवृक्ष बेनीपुरी। इनको विशुद्ध रेखा चित्र रचना करने का श्रेय जाता है। इनसे पूर्व जो रेखा चित्र रचे गए उनमें कहीं कहानी के तत्व अधिक जुड़े हुए थे, कहीं वो संस्मरण से अधिक जुड़े हुए थे। पर जो एक स्वतंत्र रेखा चित्र की जो विशेषताएं हैं, जिन सैद्धांतिक तत्वों की हमने बात की थी, वह सब हमें रामवृक्ष बेनीपुरी के निबंधों में, रेखा चित्रों में दिखाई देते हैं। और रेखा चित्रों में इन्होंने एक नवीन प्रयोग किया, प्रतीकात्मक एवं रूपात्मक रेखा चित्रों की रचना की। इससे पूर्व किसी भी रेखा चित्रकार ने प्रतीकात्मक रेखा चित्रों का रचना नहीं की है, रूपात्मक लेखन नहीं है। इस शैली को ये प्रस्तुत करने में ये सिद्धहस्त थे। इनके रेखा चित्र संग्रह की बात करें तो इनका पहला रेखा चित्र संग्रह 1938 में लाल तारा प्रकाशित हुआ। फिर माटी की मूर्तें 1946 में प्रकाशित हुआ। गेहूं और गुलाब 1950 में प्रकाशित हुआ। और एक अन्य इनका रेखा चित्र था मील का पत्थर। माटी की मूर्तें इनका बड़ा प्रसिद्ध, बड़ा ही चर्चित रेखा चित्र संग्रह रहा है, जिसमें इनके प्रमुख जो रेखा चित्र संग्रहित हैं वे है रजिया, बलदेव सिंह, बाल गोविंद भगत, बुदिया, सरजू भैया। तो छोटे सामान्य पात्रों को आधार बनाकर उनकी जीवन के उन पहलुओं को, उनकी मनस्थिति को एक शब्द चित्र के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने किया। माटी की मूर्तें इनका बड़ा ही प्रसिद्ध रेखा चित्र संग्रह रहा है। और इस माटी की मूर्तें में उन्होंने जो सामान्य पात्र हैं, वो कहते हैं कि मिट्टी को सोना बना दिया है। तो इस तरह से माटी की मूर्तें में उन्होंने जो बहुत तुच्छ पात्र थे, सामान्य जो उपेक्षित समाज के पात्र थे, उनकी स्मृतियों को आधार बना करके शब्द चित्र के रूप में प्रस्तुत किया। और इस तरह से ये रेखा चित्र बन करके आता है। माटी की मूर्ति में समाज के उपेक्षित पात्रों को नायकत्व प्रदान किया। जब ये कारावास में रहे तो उस समय इनके मन में गांव की, अपने ननिहाल के उन पात्रों की स्मृतियां इनके मानस पटल में आई, और जो उनको इतना अधिक वहां पर उद्वेलित करती हैं कि वे शब्द चित्रों के रूप में प्रस्तुत हो जाती हैं। विषय समाज की विकृतियां, समाज, इसका विषय देखें तो समाज की विकृतियों को, सामाजिक अन्याय को, किसानों की दयनीय अवस्था को, सामाजिक वैषम्य को, ये मुख्य रूप से अपने रेखा चित्रों का विषय बनाते हैं। और उन पात्रों को ही चित्रित करते हैं जो सामाजिक अन्याय के, समाज की विकृतियों के शोषित रहे हैं, उनके शोषण के पात्र रहे हैं। और किस तरह से सामाजिक वैषम्य समाज में है
उसका शब्द चित्र प्रस्तुत करते हैं। मैथिली शरण गुप्त जो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहे, उन्होंने रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रेखा चित्रों की विशेषताएं बताते हुए कहा कि लोग माटी की मूर्तें बनाकर सोने के भाव बेचते हैं, पर बेनीपुरी सोने की मूर्तें बनाकर माटी के मोल बेच रहे हैं। कि जिस तरह से उन्होंने अपने रेखा चित्रों में सामाजिक वैषम्य को प्रस्तुत किया है, जिस तरह से उन्हें रूपाकार दिया है, वे सोने की मूर्तें बन गई हैं और कैसे बिक रही हैं, माटी के मोल बिक रही हैं। तो ये उनकी विशेषता बताते हुए मैथिली शरण गुप्त के कथन की चर्चा हमने की। विषय की विविधता और शैली की सरलता का अद्भुत संयोग हमें बेनीपुरी जी की रेखा चित्रों में दिखाई देता है। भाषा बड़ी सरल है, भावना प्रधान है, और इनकी इसी भाषा शैली की सरलता की, भाव प्रवणता की विशेषता को देखते हुए डॉक्टर प्रभाकर माचवे कहते हैं कि बेनीपुरी जी की भाषा शैली में भावोद्रेक के साथ ही शब्दों और व्यंग्य खंडों का संयत गठा हुआ प्रयोग एक अनूठी व्यंजना का निर्माण करता है। वे कहीं कहीं अति भावुकता से शब्दों और विराम चिन्हों का अतिरंजित प्रयोग करते हैं। तो ये इनकी भाषा शैली की विशेषता है कि जिस तरह से वे प्रतीकात्मक रही हैं, उनको एक सामान्य पात्र को एक आकार, एक रूप प्रस्तुत कर रहे हैं, और किससे कर रहे हैं, व्यंग्य खंडों के रूप में, कहीं व्यंग्यात्मकता के रूप में, कहीं भाव प्रवणता के रूप में, कहीं विराम चिन्हों के प्रयोग द्वारा। तो ये उनकी भाषा शैली की विशेषता रही है। तो ये तो बात की हमने मित्रों रामवृक्ष बेनीपुरी जी के रेखा चित्रों के बारे में। अब हम बात कर रही हैं छायावाद युग की एक स्थापित प्रतिष्ठित कवयित्री और प्रसिद्ध गद्य लेखिका महादेवी वर्मा के बारे में। छायावाद के जो 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं, उनमें महादेवी वर्मा, पंत, प्रसाद और निराला है। तो महादेवी वर्मा ने जैसे कविता के क्षेत्र में एक नवीन पहचान बनाई है, उसी तरह से गद्य के क्षेत्र में भी उन्होंने एक अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। वे एक श्रेष्ठ कवयित्री के रूप में, उत्कृष्ट गद्य लेखिका के रूप में प्रसिद्ध रही हैं, प्रतिष्ठित रही हैं। और जो नवीन साहित्यिक गद्य विधाएं, रेखा चित्र और संस्मरण आए, उनमें भी इन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है और एक आदर्श रूप प्रस्तुत किया है। संस्मरणात्मक रेखा चित्रों की जन्मदाता कही जाती है। इन्होंने रेखा चित्र और संस्मरण दोनों विधाओं को परस्पर इस प्रकार से मिला दिया है, उनमें एक अद्भुत समन्वय कर दिया है। इनके जो सर्वश्रेष्ठ रेखा चित्रकार हैं, वे है अतीत के चलचित्र, 1941 में प्रकाशित हुआ, स्मृति की रेखाएं 1943 में, मेरा परिवार 1972 में, पथ के साथी 1956 में। अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, इनमें इनके सामान्य व्यक्तियों को पात्र बना करके और उनके जीवन को आधार बनाते हुए, उनकी मनस्थितियों को देखते हुए, उनका बड़ा ही मर्मस्पर्शी करुणा प्लावित चित्र प्रस्तुत करते हैं। भक्तिन देख लीजिए, गुंगिया को देख लीजिए, चीनी भाइयों की कहानी को देख लीजिए। तो इनके रेखा चित्र पढ़ते हुए पाठक इतना उनमें आत्मविभोर हो जाता है, वे अपने आप को उनसे जोड़ लेता है। ये इनके रेखा चित्रों की विशेषता रही है। और मेरा परिवार, इसके अंतर्गत तो उन्होंने अपने जो परिवेश में, अपने जो परिवार के रूप में पाले हुए पशु पक्षी थे, उनके साथ कैसा इनका आत्मीयता का निजी संबंध हो जाता है और उनकी मृत्यु पर किस तरह से ये दुखी होती है, उसका चित्रण है। गोरा गाय को लेकर के, सोना हिरणी को लेकर के, गिलहरी को लेकर के, कुत्ते को लेकर के। तो जो इनके पालतू पशु थे,
जिनके साथ इनका एक परिवार के सदस्यों की तरह संबंध हो गया था, उनको आधार बना करके रेखा चित्र लिखे मेरा परिवार। ऐसे ही पथ के साथी में इनको कुछ आलोचक संस्मरण की श्रेणी में रखते हैं और कुछ आलोचक रेखा चित्र की श्रेणी में रखते हैं। पथ के साथी में महादेवी जी ने अपने समकालीन साहित्यकारों के रेखा चित्र प्रस्तुत किए हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर से प्रारंभ करती हुई मैथिली शरण गुप्त, निराला जी पर, पंत पर, प्रसाद पर, इन साहित्यकारों के साथ जो उनका संबंध रहा, उनके जीवन के जो विभिन्न घटनाएं हैं, उनके साथ जो इनकी जुड़ी हुई स्मृतियां हैं, उनको वे रूपाकार प्रस्तुत करती हैं पथ के साथी में। तो स्मृति की रेखाएं इनका मुख्य रेखा चित्र है, जिसमें महादेवी जी ने अपने रेखा चित्रों में अपने जीवन की उन अनेक कटु मधुर करुणामयी स्मृतियों को संजो कर रखा है, जिन्होंने उनके जीवन में एक स्थायी स्थान बना लिया है। तो स्मृति की रेखाएं मूलतः उनके जीवन के ही अनेक कटु मधुर संबंध, उनकी स्मृतियां ही रेखांकित हुई हैं, उन्हीं का ही शब्द चित्र प्रस्तुत हुआ है। इस स्मृति की रेखाओं की भूमिका में ही महादेवी वर्मा स्वयं कहती हैं कि इन स्मृति चित्रों में मेरा जीवन भी आ गया है। ये स्वाभाविक भी था। अंधेरे की वस्तुओं को हम अपने प्रकाश की धुंधली या उजली परिधि में लाकर ही देख पाते हैं, उसके बाहर तो वे अंधकार के अंश हैं। तो इस तरह से लेखक पूरी तरह से तटस्थ होकर के या उनसे कट करके रेखा चित्र की रचना नहीं कर सकता। रेखा चित्र में कहीं ना कहीं लेखक का जीवन आ ही जाता है, और इसीलिए हम देखते हैं कि महादेवी वर्मा ने जो रेखा चित्रों की रचना की, उनमें आत्मकथन अधिक मिलते हैं। बहुत बार, नहीं तो अधिकांशतः ये कहा जाता है कि संस्मरण में आत्मीयता होती है, आत्मनिष्ठता होती है, और रेखा चित्र तटस्थ रहते हैं। पर महादेवी वर्मा इनको स्वीकार न करके वे आत्मकथन अधिक प्रस्तुत करती हैं। तो इसीलिए वे कहती हैं कि इन स्मृति चित्रों में मेरा जीवन भी आ गया है। मेरा परिवार जिसकी हमने बात की, जिसमें वे पशु पक्षियों के चरित्र को प्रस्तुत करती हैं और उनके साथ किस तरह से आत्मीयता का संबंध हो जाता है। जब गोरा की मृत्यु हो जाती है और उसके पश्चात जो इनकी मनस्थिति है वह प्रस्तुत होती है। वो सोना हिरणी के बारे में, गिलहरी के बारे में जो वर्णन करती है, पूरा एक साक्षात शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। पाठक को लगने लगता है कि वह भी उन पात्रों के साथ एकम एक हो गया है। इसी तरह से पथ के साथी की हमने अभी बात की कि अपने समकालीन साहित्यकारों को आधार बना करके उनके साथ जो इनके अनुभव रहे, इनकी जो स्मृतियां रही, उनको शब्द चित्र के रूप में प्रस्तुत करती हैं। अतीत के चलचित्र में वे निम्न वर्गीय पात्रों की वेदनाओं को, उनके अभावों को, उनकी समस्याओं को, उनके संघर्षों को, उनके संकटों का बड़ा ही मर्मस्पर्शी, बड़ा ही सजीव चित्रण प्रस्तुत करती है। डॉक्टर राजमणि शर्मा ने अतीत के चलचित्र के विषय में कहा कि अतीत के चलचित्र हिंदी की वह थाती है जो सन 1930 से 1940 ईस्वी के निम्न मध्य वर्गीय समाज की सच्ची झांकी सदैव संजोए रहेगी। इसमें मानव की आशा आकांक्षा, निराशा है, कल्पना का ऐसा सजीव जगत है जो अपने वैविध्य में जगमगाकर हमारे समक्ष अपनी निधि खोल देता है। तो एक सामान्य व्यक्ति को, सामान्य पात्र को, निम्न मध्य वर्गीय समाज के पात्रों को, उनको एक साक्षात यथार्थ उनकी जो झांकी है वह अतीत के चलचित्रों में जिस तरह से महादेवी वर्मा प्रस्तुत करती हैं, वह हिंदी की एक थाती है, हिंदी की एक धरोहर है, एक समृद्धि है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जो हिंदी गद्य साहित्य के लेखक हैं,
वे महादेवी वर्मा की रचनाओं के विषय में कहते हैं कि उनकी रचनाएं उनके मर्म में बसी हुई प्रतिमाओं को मूर्त करने वाली है, कि जब तक लेखक का उसके साथ एक आत्मीयता का संबंध नहीं होता, जब तक लेखक के मर्म में वे बस नहीं जाती, तब तक वे प्रतिमा को, उस पात्र को मूर्त रूप प्रदान नहीं कर पाता। तो महादेवी वर्मा जी की ये खास विशेषता है कि वे उनके मर्म में बसी हुई प्रतिमाएं हैं और उनको मूर्त रूप प्रदान करती हैं। इनके अंकन में महादेवी का हृदय ही चित्राधार बन गया है। स्मृति में उभरने वाली रेखाएं शब्दों में अवतरित हो जाती हैं। तो पहले उनके मानस पटल पर स्मृति रूप में वह अंकित रहती हैं और फिर शब्द रूप में मूर्त रूप धारण करके रेखा चित्र के रूप में अवतरित हो गई है। अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, इन दोनों कृतियों में समाज के वे निरीह प्राणी रेखांकित हुए हैं जो जीवन के प्रवाह में दुख के झपेड़ों को झेलते हुए किसी प्रकार महादेवी की सहानुभूति और संवेदना की परिधि में आ गए हैं। इसीलिए महादेवी को करुणा की साक्षात मूर्ति भी कहा गया, आधुनिक मीरा नाम भी दिया गया, क्योंकि वे जो निरीह प्राणी हैं उनके दुखों को अपने भीतर इस तरह से समाहित कर लेती हैं। महादेवी की सहानुभूति और उनकी संवेदना उन पात्रों के साथ इस रूप में हो जाती है कि वे शब्द चित्रों के रूप में प्रस्तुत हो जाते हैं। उनकी भाषा की बात करें तो महादेवी जी की भाषा चित्रात्मक, भावमयी, अनुभूति प्रवण एवं कलात्मक है। इसका एक उदाहरण हम प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका एक प्रसिद्ध रेखा चित्र है भक्तिन। भक्तिन उनके घर में रहने वाली उनकी सेविका है, और जब घर में कोई आता है और वे व्यक्ति अगर भक्तिन को प्रिय है, वे उनको अच्छा लगता है, तो वे बिना महादेवी वर्मा के कहे भी उसकी आवभगत करती हैं। पर कोई ऐसा व्यक्ति अगर आ जाता है जो भक्तिन को पसंद नहीं है, तो उसको देख करके उसकी कैसी स्थिति होती है, कैसा उसकी चेहरे के हाव भाव हो जाते हैं, उसका साक्षात एक शब्द चित्र प्रस्तुत करती है महादेवी जी कि भक्तिन के गोल नथुने कुछ फैल जाते हैं, भ्रिकुटियां कुछ कुंचित हो उठती हैं, माथे पर खिंची रेखाएं सिमटने लगती हैं और ओठों के आसपास बिखरी झुर्रियां उलझ जाती हैं। तो मुंह से कुछ नहीं कहती हैं, अपना क्रोध प्रकट नहीं करती हैं, पर उसके चेहरे के हाव भाव बता देते हैं कि आने वाला व्यक्ति उसे पसंद नहीं है और उसकी वे सेवा एक विवशता रूप में कर रही है। तो देखिए, पूरा एक चेहरे के हाव भावों का शब्द चित्र महादेवी वर्मा अपने लेखनी के माध्यम से प्रस्तुत कर रही हैं। तो कितना कलात्मक सौंदर्य है उसमें। इसी तरह से एक अन्य रेखा चित्रकार हुए प्रकाश चंद्र गुप्त। इनकी रचनाएं हैं रेखा चित्र जो 1940 में प्रकाशित हुई, पुरानी स्मृतियां, नए स्केच, ये भी 1947 में प्रकाशित हुई, और मिट्टी के पुतले, ये उनके रेखा चित्र संग्रह हैं। इनके रेखा चित्र संग्रहों की विशेषता है कि ये मानवता की प्रेरणा को प्रमुखता देकर साहित्य में सर्वथा मौलिक एवं नवीन प्रयोग किया है। ये एक नवीन, जिस प्रकार से रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने रेखा चित्रों में एक नवीन प्रयोग किया था, प्रतीकात्मक रूप में और रूपात्मक आकार देने का अपने पात्रों को, उसी तरह से प्रकाश चंद्र गुप्त जी ने भी रेखा चित्र साहित्यिक गद्य विधा के क्षेत्र में एक सर्वथा मौलिक और नवीन प्रयोग किया है, मानवता की प्रेरणा को आधार बनाते हुए। तो ये उनकी विशेषता रही। अब प्रत्येक रेखा चित्रकार के रेखा चित्रों पर विस्तार से चर्चा करने का तो समय नहीं है, पर हम जो मुख्य रेखा चित्रकार हुए और उनके जो रेखा चित्र हुए उनकी बारे में हम आपको बताते चलते हैं। देवेंद्र सत्यार्थी भावात्मक रेखा चित्रकार थे और इनका रेखा चित्र है रेखाएं बोल उठी, जो 1949 में प्रकाशित हुआ।
और इनके रेखा चित्रों की विशेषता है कि ये भावात्मक शैली में लिखे जाने के कारण गद्य काव्य जैसे सौंदर्य से युक्त है। गद्य काव्य भी बहुत कुछ रेखा चित्र से मिलता जुलता है। जो भावात्मकता, जो भाव प्रवणता, जो अनुभूति प्रवणता रेखा चित्रों में होती है, वही गद्य काव्य में भी होती है। गद्य काव्य अधिक भाव प्रवण होता है, तो इसीलिए उसको गद्य और काव्य दोनों का एक मिश्रण कहा गया। और ये विशेषता देवेंद्र सत्यार्थी के रेखा चित्रों में दिखाई देती है। इसी तरह से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हुए, उत्कृष्ट रेखा चित्रकार हुए, और इनके रेखा चित्र हैं भूले हुए चेहरे, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी मुस्काई, दीप जले शंख बजे, क्षण बोले कण मुस्कुराए, महके आंगन चहके द्वार, माटी हो गई सोना। ये माटी हो गई सोना इनका बड़ा ही चर्चित, बड़ा ही प्रसिद्ध रेखा चित्र है। और इन्होंने जो राष्ट्र भक्ति से युक्त होकर, राष्ट्रीय चेतना से युक्त होकर देश प्रेम के लिए शहादत दी, उन शहीदों का वर्णन प्रस्तुत करते हैं। तो रेखा चित्रकारों में, उत्कृष्ट रेखा चित्र लेखन में इनका विशेष योगदान रहा। छायावाद युग में महादेवी वर्मा और निराला जी ने भी कुछ रेखा चित्र लिखे। बिल्लेसुर बकरिया, उनका कुल्ली भाट, ये उनके रेखा चित्र रहे। कवि थे, कविता भी करते हैं और गद्य के क्षेत्र में भी वे अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। और छायावादोत्तर युग में, छायावाद के बाद रेखा चित्र इस गद्य विधा का विकास हुआ। अनेक उत्कृष्ट रेखा चित्र हमारे सामने आते हैं, जिसमें कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के, ऐसे ही विनय मोहन शर्मा का रेखा और रंग 1955 में प्रकाशित हुआ। उपेंद्र नाथ अश्क जो उपन्यासकार भी हैं, कहानीकार भी हैं और रेखा चित्र लेखन में भी उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। रेखाएं और चित्र 1955 में प्रकाशित हुआ। ऐसे ही प्रेम नारायण टंडन, उनका 1959 में रेखा चित्र नाम से ही संग्रह प्रकाशित हुआ। ऐसे ही माखनलाल चतुर्वेदी जो भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से प्रेरित कविता संग्रह दिए। वहीं वे रेखा चित्र समय के पांव, इसकी रचना करते हैं, जो 1962 में प्रकाशित हुआ। जगदीश चंद्र माथुर का बड़ा प्रसिद्ध कविता रेखा चित्र संग्रह रहा 10 तस्वीरें, जो 1963 में प्रकाशित हुआ। शिव भुजन सहाय का वे दिन वे लोग 1965 में प्रकाशित हुआ। इसी तरह से विष्णु प्रभाकर जो उत्कृष्ट नाटककार रहे हैं, कहानीकार रहे हैं, उन्होंने हंसते निर्झर, दहकती भट्टी, कुछ शब्द कुछ रेखाएं, जाने अनजाने, ये रेखा चित्र संग्रह प्रकाशित हुए इनके। ऐसे ही सेठ गोविंद दास का चेहरे जाने अनजाने 1966 में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर नगेंद्र का चेतना के बिंब 1967 में प्रकाशित हुआ। और डॉक्टर रामविलास शर्मा का विराम चिन्ह 1985 में प्रकाशित हुआ। तो अद्यतन प्रकाशित जो रेखा चित्र हैं, उनकी चर्चा हमने आपके सामने की। और जो मुख्य रेखा चित्रकार हुए, उनके रेखा चित्रों की क्या विशेषताएं रही, उनकी भाषा शैली की क्या विशेषताएं थी, इस पर भी चर्चा आज हमने आपके समक्ष की। तो नए विषय के साथ हम पुनः प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।